नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कल देर शाम दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला करके रख दिया, झकझोर कर रख दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। सबसे बड़ी बात है कि इस बम ब्लास्ट में यूपी के 4 लोगों की जान गई है, जिसमें से 2 अमरोहा के थे, एक श्रावस्ती और एक शामली का रहने वाला नौमान था। उसका भाई भी गंभीर रूप से घायल है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 3 लोग यूपी से घायल है। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं इसके तार आतंकवादी घटना से जोड़ करके देखे जा रहे हैं। इसके बाद से ही पूरे देश हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी कर दी गई। आपको बता दें, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारी को निर्देशित किया है कि सारे बड़े अफसर अधिकारी फील्ड पर तैनात रहे और सघन चेकिंग अभियान चलाए जाए, जिसके दृष्टिकोण तमाम इलाकों में उत्तर प्रदेश के जो फील्ड पर पुलिस अधिकारी तैनात हैं और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और जो भी संदिग्ध लग रहा है उनको रोक करके चेकिंग की जा रही है, उनकी गाड़ियों को रोक करके चेकिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में अलर्ट घोषित कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काशी, मथुरा, अयोध्या हाई अलर्ट पे है, लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको बता दें, राजधानी लखनऊ भी हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो सहयोगी है मुजम्मिल शकील, जो गिरफ्तार किया गया था, उसकी सहयोगी शाहिद लखनऊ की रहने वाली है, लालबाग की रहने वाली है, उसको भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने, फरीदाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। जिसके बाद कहीं ना कहीं लखनऊ में भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से एक तरीके से अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। आपको पहले तो तस्वीरें वो दिखाते हैं जहां पर यूपी में इस अलर्ट के बाद लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ फील्ड पर है। वो तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लखनऊ से कनेक्शन निकल करके आ रहा है और जिस तरीके से दिल्ली और लखनऊ में कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेकी की गई थी आरएसएस कार्यालय की और जो तमाम ऐसे इलाके जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लखनऊ का जो कनेक्शन है, उसके बाद एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। वो ये है कि एटीएस ने भी छापेमारी राजधानी लखनऊ में की है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें शामिल है। मडियाओं में बताई जा रही है छापेमारी की गई है एटीएस के द्वारा, जो संदिग्ध इलाके हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि जो कनेक्शन निकल करके आया है, क्योंकि मुजम्मिल शकील की जो सहयोगी थी शाहिद, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है, उसकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं लखनऊ का कनेक्शन सामने आया था, जिसके बाद लखनऊ एटीएस के साथ साथ जो तमाम जो एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं अब सर्च ऑपरेशन चलाने जा रही है तमाम इलाकों में। और इसी कड़ी में लखनऊ के कई इलाकों में लखनऊ एटीएस ने छापेमारी शुरू कर दी है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कल घटना घटित हुई है, जिसके बाद पूरे देश में अलर्ट घोषित कर दिया गया और सभी जो एजेंसियां, जांच एजेंसीज हैं, वो इसमें एक के बाद एक कहीं ना कहीं अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है यूपी की, इसलिए बड़ी बात है क्योंकि सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी आदिल अहमद की, वो सहारनपुर से ही हुई थी। वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर था, उसने इस्तीफा दिया था, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सहारनपुर में करने लगा था। और जब गिरफ्तारी हुई है सहारनपुर से, उसके बाद मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई, जहां पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक जो सामान है वो बरामद किया गया था, जो आईईडी की बात नहीं है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीज बताई जा रही है, असॉल्ट राइफल बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा यह है कि जिन डॉक्टरों के कंधों पर लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मेदारी होती है, जो लोगों को जिंदगियां देते हैं, वही इस आतंकी कनेक्शन में जो डॉक्टर हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर निकल करके सामने आ रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर अदील अहमद हो, डॉक्टर मुजम्मिल शकील हो, या डॉक्टर उमर हो, या और भी जो लोग हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक तार जुड़ करके सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जहरीले जहर बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिली है, कि जहरीला जहर तैयार किया जा रहा था। असॉल्ट राइफल इनके पास से मिली है, तमाम ऐसी जो अवैध चीजें हैं वो इन लोगों के पास से मिली है। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस
और जांच एजेंसी पूरी चौकन्ने में है और हर जगह ये चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस कार्यालय की रेकी की गई थी लखनऊ में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी घटना साफ तौर पर देखी जा रही है। और अब जिस तरीके से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है, असॉल्ट राइफल बरामद की गई है और एक नेटवर्क, आतंकी नेटवर्क कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और जब इसका खुलासा हुआ देर शाम, ये ब्लास्ट होता है जो कहीं ना कहीं एजेंसियों को इस ओर इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि इस ब्लास्ट के पीछे कोई ना कोई बड़ी आतंकी साजिश थी। चाहे वो जल्दबाजी में किया गया ब्लास्ट हो या अचानक से हुआ हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी आतंकवादी घटना को कनेक्ट कर रहा है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फरीदाबाद पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर देश की कोई भी एजेंसी हो, इस वक्त इस नेटवर्क को खंगालने में जुटे हुए हैं। और फरीदाबाद में 1000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए और जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे सभी साथी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जो तमाम उत्तर प्रदेश के इलाकों की खबरें बताएंगे कि वहां पर किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है। सबसे पहले पवन, क्या हालात है? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया कि यहाँ पे एक बड़ी घटना होने के बाद में पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी दोनों ही मुस्तैद हो गए थे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा तुरंत ही जो सार्वजनिक स्थान है वहां भारी पुलिस बल लेकर के पहुंचे, चाहे बस स्टॉप हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या अस्पताल हो या भीड़ भाड़ वाले जो भी इलाके, वहां पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सभी वाहनों को रोका जा रहा था। हालात ऐसे थे कि किसी भी वाहन को बगैर चेकिंग के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो साफ तौर पर है, पुलिस हाई अलर्ट पे है। जिस तरह से दिल्ली में ये बड़ी एक घटना हुई है, ये ब्लास्ट हुआ है, ये जैसा कि अखंड आपने बताया कि एक आतंकी घटना इसको माना जा रहा है। तो बिल्कुल सही आपने कहा है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके तार कहीं ना कहीं बड़े आतंकी संगठनों जुड़े होते हैं। हालांकि अभी इस घटना की अभी किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस पूरे मामले में मुस्तैद है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में लगी है। अब बताया जा रहा है कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कई लोग संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे बड़ी बात, लखनऊ कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। दिल्ली हो, लखनऊ, कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क मौजूद, और उसमें एक जो गिरफ्तार की गई शाहीन शहीद की लालबाग की रहने वाली है। और पहले भी कई बार देखा गया है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा की बात की जाए, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं देखिए आ गया था, लेकिन उससे बहुत सामने आ रही है कि चाहे रेलवे स्टेशन हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, पुलिस अधीक्षक खुद फील्ड पर उतरे हुए हैं। किस तरीके से क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है या फिर रूटीन वे में इसकी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि लखनऊ हाई अलर्ट पे है, तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ से सटा हुआ जिला सीतापुर है। तो जितनी सतर्कता लखनऊ में बरती जा रही है, उतनी ही सतर्कता सीतापुर में भी बरती जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि कई बार आतंकी संगठनों के तार सीतापुर से भी मिले हैं। तो पूरी तरह से जांच एजेंसियां और पुलिस यहाँ पर मुस्तैद हैं। जगह जगह पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीतापुर में भी कई संदिग्धों से पूछताछ की गई है। तो पुलिस पूरी तरह से, ये रूटीन चेकिंग नहीं है, एक अभियान चला के काम कर रही है। जिस तरह से देखा गया, अगर रूटीन चेकिंग होती है तो एसआई या एसएचओ चेकिंग करते हैं, लेकिन जिस तरह से फील्ड पर रात होते ही पुलिस अधीक्षक उतरे थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अपने हाथों से सर्च ऑपरेशन चलाया, तो वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बड़े आतंकी घटना की जो अंदेशा था वो दिल्ली में हुआ है। कहीं और इस तरह की घटनाएं ना हो जाए, इस तरह की आशंका को देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तरह की कोई भी स्थिति होने की उम्मीद नहीं जताना चाहती है अभी। बिल्कुल गौरव, पुलिस को चौकन्ना होना भी चाहिए, जांच एजेंसियों को भी चौकन्ना होना चाहिए और इस तरीके के अभियान लगातार चलाने जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक एक जगह से मिले हैं, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में आया कैसे, और कैसे एक जगह पर एक डॉक्टर नहीं, दो डॉक्टर नहीं, पूरा का पूरा कनेक्शन जो निकल करके धीरे धीरे एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिरकार इस तरह की घटना जांच एजेंसियों के
को भनक तक नहीं लगी और इतनी बड़ी मात्रा में इस तरीके का विस्फोटक एक जगह इकट्ठा कर लिया। फिलहाल पूरी खबर या पूरी सीतापुर में नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अपडेट आते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बहराइच से सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, वहां पर क्या हालात हैं? बहराइच पुलिस किस तरीके के कदम उठा रही है इस बड़ी घटना के बाद? जी अखंड जी, आपको बता दें, बहराइच जो हमारे है जो नेपाल बॉर्डर के समीप ही है। और देखा जाए तो पुलिस जो एसएसबी नेपाल बॉर्डर को चेकिंग करके जो लोग आते हैं उसकी चेकिंग आधार कार्ड वगैरह देख के ही आने देते हैं। और जब से ये दिल्ली कांड हुआ है तो बहराइच को अलर्ट कर दिया गया है। बहराइच के सारे अधिकारी, हॉस्पिटल हो, स्टेशन हो या आदि बाजार वगैरह हो, वहाँ पे सैंडी चेकिंग अभियान चलाया गया है। क्योंकि देखा जाए तो नेपाल हमारे बगल में ही है और इससे पहले भी कई ऐसे अटैक यहाँ भी हो चुके हैं। तो इसके मद्देनजर देखते हुए बहराइच में भी पुलिस अलर्ट मोड पे है। जी बिल्कुल सरफराज, बहराइच ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में हाई अलर्ट मोड पर है और लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि सब लखनऊ से कनेक्टेड है, तमाम इलाके, और लखनऊ से ही जो कनेक्टेड है, जो शाहिद है, उनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है और साफ तौर पर तमाम इलाकों पे सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, होटल्स में भी अभियान चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कड़ी में बहराइच हो, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, तो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि कई बार जो अपराधी या आतंकी होते हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद दूसरे देश जाने के लिए इस तरीके के जो आसान साधन है, या फिर यूं कहें इस तरीके के बॉर्डर इलाकों का ही अपना एक तरीके से ठिकाना बनाते हैं, जहां आसानी से वो बॉर्डर पार करके दूसरी जगह चले जाए। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा सरफराज, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां भी पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है और एक एक जगह पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। आदर्श, किस तरीके के हालात हरदोई में हैं और किस तरीके से वहां पर जो पुलिस है वो लगातार फील्ड मोड लगातार सड़कों पर मार्च करते हुए नजर आ रही है? कहां कहां इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं? अब्दुल्ला खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आदर्श से फिर से कनेक्ट होंगे। अब्दुल्ला, जावेद हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। जावेद, आगरा भी कहीं ना कहीं सेंसिटिव प्लेस है और जिस तरीके से कल जब दिल्ली में घटना घटित हुई है वहां पर किस तरीके के हालात है, क्योंकि ताज नगरी कही जाती है आगरा, वहां पर पुलिस किस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ आगे फील्ड पर उतरी हुई है? देखिए देखिए, जिस तरह से कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के पूरे देश भर में अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी अलर्ट मोड पर है। और आगरा की बात करें तो आगरा जो है ताज नगरी बड़ा पर्यटक स्थल है और यहाँ पर तमाम होटल हैं आगरा के अंदर बड़ी संख्या में। और आगरा के अंदर विश्वदार स्मारक, ताजमहल और लाल किला जैसे स्मारक यहाँ पे मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस बिल्कुल आगरा की अलर्ट मोड पर ही। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार खुद सड़कों पर रात को ही उतर गए थे और पूरे शहर के अंदर उन्होंने गश्त किया। जगह जगह जैसे आगरा का लाल किला है, पूरे आगरा लाल किला को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और जो ताजमहल है, ताजमहल जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सभी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। हर जाने जाने वाले की सघनता से चेकिंग भी की जा रही थी। और जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो या बड़े लोडिंग वाहन हो, सभी को वाहनों को एक एक करके चेक करके छोड़ा जा रहा था। तो लगातार जो है वाहनों की लंबी कतारें भी यहाँ सड़कों पर देखने को मिली, लेकिन पुलिस लगातार जो है वाहनों को चेक कर रही थी। और पुलिस ने पूरे शहर के अंदर चेकिंग अभियान लगातार पुलिस का गश्त जारी है। जैसे रेलवे स्टेशन है, ट्रेनों के आने जाने पर निगाह बनाई थी आरपीएफ और जीआरपी भी यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाई थी। आगरा कैंट स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के अलावा जो थाना सदर लगता है, थाना सदर एसीबी इमाम अहमद भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर कल आगरा कैंट स्टेशन पहुंचे थे, आगरा फोर्ट स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया। गाड़ियों को जीआरपी और आरपीएफ से चेक करवाया। पूरे स्टेशन पर जितने भी यात्री यहाँ आने जाने वाले लोग थे उनके सामानों का यहाँ पर चेक किया गया। और होटलों में भी जाकर अपने अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस ने चेकिंग किया, उनके रजिस्टरों को चेका और देखा किस तरह के लोग होटल के अंदर रुके हुए हैं। तो जिस तरह से जो अलर्ट जारी है उसको लेकर के आगरा पुलिस भी अभी तक अलर्ट मोड पर है और अभी तक सभी स्मारकों के बाहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हर आने जाने वाले के ऊपर सघनता से चेकिंग की जा रही है, उनका सामान को चेक किया जा रहा है। जी
बिल्कुल जावेद, क्योंकि देखिए ताज नगरी है और पर्यटकों की भारी भीड़ वहां पर होती है, बड़ी तादाद में वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं और जैसी जानकारी निकल करके सामने आई ऐसे इलाकों की गई थी बड़ी तो कहीं ना कहीं ताज नगरी है, स्थल है, पर होगी और उस जगह पर भी चेकिंग अभियान लगा। जब कल ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे सार्वजनिक स्थल की बात की जाए, पर्यटक स्थल की बात की जाए, मंदिरों की बात की जाए, वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई और बड़ी तलाशी ली जा रही है एक एक करके, चाहे वो कोई पर्यटक हो या फिर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति हो। यहाँ तक कि होटलों में भी लोगों को चेक किया जा रहा है, उनके कमरों की भी तलाशी ली जा रही है, तमाम जगह इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा जावेद पूरी खबर पर, क्योंकि लगातार एक के बाद गिरफ्तारी हुई थी। लखनऊ की जो साइंस साहिब है, गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि ये नेटवर्क बड़ा हो सकता है, तमाम इलाकों में इसके लिए दबिश दी जा रही है। अलीगढ़ में भी ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा जावेद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, एक तरफ तो पूरी तरीके से चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं पूरे इलाकों में, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब कल ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट के बाद राजा भैया ने एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट में कहीं ना कहीं तमाम चीजें कही गई और उसमें उन्होंने बोला, आखिरी में लिखा भी है कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने एक बात ये भी लिखी कि लोग ध्वनि प्रदूषण को लेकर के बहुत बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन साफ तौर पर सबकी इस पूरे ब्लास्ट के बाद सबकी विचारधारा वो किसके समर्थक है, कहीं ना कहीं किस पर यह हमला था, क्योंकि राजा भैया का जो हमला है वो कहीं ना कहीं ट्वीट एक एक्स पोस्ट से कहीं ना कहीं नजर आता है कि वो विरोधियों पर, विपक्षियों पर जो खुल करके इस पर अब एक बात भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है? बिल्कुल देखिए अखंड राजनीति पूर्ण रूप से शुरू हो गई है। प्रमोद तिवारी का भी कुछ देर पहले बयान आया है और प्रमोद तिवारी ने भी साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि जो घटना घटित हुई है 10-11 बहुत ही निंदनीय घटना है और एक्शन मूड में होना चाहिए था दिल्ली पुलिस को। देखिए कांग्रेस और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया दोनों लोगों ने अपने अपने बयान दे तो दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण लगता है कितनी बड़ी घटना हो जाने के बाद अगर राजनीति अगर आप करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आप इतनी बड़े घटना के बाद जिसमें 8 से 9 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल होने की सूचना और 2 किलोमीटर तक ब्लास्ट की सूचना आवाज गूंजी है और आधा किलोमीटर तक तो जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनमें शीशे टूट गए हैं और अभी तक तो कुछ जो है बॉडीज आइडेंटिफाइड नहीं हो पाई है और कुछ ही घंटे बीते हैं और आप राजनीति शुरू कर रहे हैं, बटोगे कटेगे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पोस्ट के बाद हम लोगों ने भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया, जो उनके साथी है अजीत से हमारी बात हुई तो उन्होंने फिलहाल राजा भैया से मेरी बात नहीं हो पाई। हम लोग चाहते थे कि एक बयान उनसे भी मिल जाए लेकिन बट उनसे कोई बयान मिल नहीं पाया है और वो फिलहाल अभी जो है बागेश्वर धाम के साथ में है, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में पद यात्रा में। फिलहाल जिस तरीके से पूरी घटना हुई है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रमोद तिवारी का भी बयान आया, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का भी बयान आया। अब बात करते हैं घटना के बाद प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ के आसपास के जिलों में क्या हालात रहे। देखिए प्रतापगढ़ इसलिए मेन हो जाता है, देखिए जैसे आपने लखनऊ बताया कि लालबाग के पास एक महिला को गिरफ्तार किया गया, लेकिन प्रतापगढ़ इसलिए मायने रखा जाता है कि बगल ही संगम नगरी और बगल ही अयोध्या और आने जाने वाले जितने भी पर्यटक हैं अगर किसी भी राज्य से कोई आ रहा है तो उसको प्रतापगढ़ से होकर के गुजरना है, सीधे से सीधी बात है। और सबसे बड़ी चीज दो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्थान पड़ते हैं, मनगढ़ और मां बेला देवी धाम और अयोध्या को जाने के लिए मेन एक ही रास्ता बसता है। और कल 6:52 में जब घटना घटित हुई और ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद मैं ये कहूंगा कि जब तक सभी सरकारें अलर्ट पे करती, लेकिन एक चीज ये देखने को मिला कि प्रतापगढ़ पुलिस इतनी तेजी में अलर्ट मोड में आई और मात्र 5 मिनट के अंदर 24 के 24 थाने ऑन फील्ड और जो बॉर्डर सर्कल के थाने हैं वहां पे गाड़ियों को रोक करके एक एक गाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। यहां तक मैं ये कहूंगा कि मैच तक को उठवा करके देखा गया है, इस तरीके से चेकिंग की गई। दीपक भूकर रात 3 बजे तक, एसपी प्रतापगढ़ रात 3 बजे तक ऑन फील्ड और सबसे ज्यादा उनकी नजर कहां बनी रही, अयोध्या से प्रतापगढ़ प्रयागराज जाने वाले, क्योंकि देखिए 1 से 1.5 महीने बाद माघ मेला शुरुआत होने वाली है
प्रयागराज में भी हाई अलर्ट पे था और दीपक बुकर पूरे हर एक बॉर्डरों पे चेकिंग करते रहे और स्टेशन पे हर एक व्यक्तियों को चेक किया गया। वहां पे जितनी भी गाड़ियां संदिग्ध दिखी उन या तो उनके मालिक को कांटेक्ट किया गया या उनको सीज करने का इम्पाउंड कर दिया गया। सीधे तौर पे कहूं तो इनको इम्पाउंड कर दिया गया। तो प्रतापगढ़ के जो आला अधिकारी थे ऑन फील्ड पे थे। जब तक आला अधिकारियों का आदेश आया उससे पहले प्रतापगढ़ पुलिस ऑन फील्ड दिखी। ये बहुत ही अच्छा देखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज कि खास तौर पे देखा गया कि जो अदर राज्यों की गाड़ियां थी उन पे खास तौर पर नजर बनाया गया, उनको खास तौर पे चेकिंग किया गया। और दूसरी चीज, जैसे अगर कुछ इलाके होते हैं जहां पे ऐसी गतिविधियां, क्योंकि प्रतापगढ़ में भी आतंकी कनेक्शन कई बार देखे गए हैं, टेरर फंडिंग के मामले देखे गए हैं, उनके घर दबिश दी गई, उनसे भी पूछताछ की गई। सोचिए हर एक चीजों को, हर एक चीज पहलुओं को प्रतापगढ़ पुलिस ने देखा। लेकिन राजनीति अलग चीज है और जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया बटोगे कटोगे के उन्होंने पोस्ट डाला, प्रमोद तिवारी ने भी एक तरीके से कमेंट उन्होंने किया। तो साफ तौर पे अब देखने वाली बात होगी कि सारे दल एक होते हैं या इस पर राजनीति शुरू करते हैं। अखंड ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि एक तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश को बांटने का काम तो स्वयं यहाँ के राजनेता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल कहने में कोई नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी रहती हो वहां पर, क्या कोई जब कल मरा है तो क्या धर्म पूछकर मारा गया? क्या उस भीड़ में कोई धर्म के लोग नहीं थे? क्या उस जाति के लोग नहीं थे? का काम करते। फिलहाल बड़ी खबर है, इतने लोगों की जान चली गई, इतने लोग वहां पर घायल हो गए और अभी भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात है कि चालू है एक के बाद एक, जैसे रायबरेली से क्या हालात है रायबरेली में, आपने बहुत सारे वीडियोस दिखाए हैं कि किस तरीके से वहां के एसपी फील्ड पर उतरे हुए हैं। लगातार ब्लास्ट के बाद रायबरेली भी अलर्ट मोड पर है। देखिए अखंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पवन म्यूट कर लीजिए, आप जो लोग भी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं म्यूट कर लें। देखिए अखंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रायबरेली ही नहीं पूरा देश अलर्ट पे है। और अगर रायबरेली की स्पेशली बात करें तो महज लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर हम हैं। और रायबरेली क्यों ज्यादा अलर्ट मोड पे है उसका एक रीजन है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी कहा, ज्यादातर हम लोग देख भी रहे हैं कि ज्यादा जो खबरें आ रही है इनपुट, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनपुट जो है वो लखनऊ से जुड़े हो सकते हैं इनके तार। और गिरफ्तारियां लगातार इसमें टीमें, चाहे वो एएनआई अपना खुफिया एजेंसी अपना जो और आईबी है और तमाम तरीके की जितनी भी इंडिया के पास खुफिया एजेंसी है वो सब काम कर रही है। और जितनी बड़ी मात्रा में ये बरामद किया गया एक्सप्लोसिव, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश, पूरा देश अलर्ट पे है। और 9/11 के बाद सबसे बड़ा हमला दिल्ली के ऊपर 9/11 में, जिस तरीके से 9/11 और ये 10/11 को हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से ये बड़ा अटैक है। और इसको लेकर के जो गाड़ी जो अटैक में हुई थी उसमें परचेसिंग, अभी मैं जो खबर आ रही है कि आईडीसी के पास की जिस तरीके से गाड़ी की 3 बार खरीद फरोख्त की गई और ये पुलवामा के तहत ये गाड़ी वहां से खरीदी गई थी, फिर उसके बाद ये किसी और को बेची गई, फिर किसी और को। अब एंड ऑफ द डे ये गाड़ी, जैसे हम नई गाड़ी परचेस करने जाते हैं तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उस परिवार का बयान आया है सलमान के कि ये गाड़ी हमने बाकायदे शोरूम को बेची थी और नई गाड़ी हमने परचेस करी थी। अब शोरूम वालों ने किसको ये गाड़ी बेची, उस गाड़ी की जांच पड़ताल फिलहाल सलमान को और उसके भाई जो डॉक्टर है उमर, उनको टीमों ने, जो टीम लगी हुई है, उन्होंने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। लेकिन परिवार वालों का बयान आ रहा है कि लगातार
जो संदिग्ध व्यक्ति, इसमें सलमान का नाम आ रहा है कि सलमान ऐसा जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में लगातार बाहर रहते थे और उसको लेकर के उनकी गतिविधियां क्या होती थी उस पर नजर बनाई हुई है। और जैसे जैसे जैश की तरफ से अभी ये खबर है कि जैश के ये आतंकी हमला जो हो सकता है ये जैश की तरफ से हो सकता है और ये एक तरीके से आतंकी हमला जिसमें अभी तक इतने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पे राजनीति से हट करके अपना अपना प्रदेश हाई अलर्ट मोड पे, और ज्यादातर इसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट मोड पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लखनऊ से इसके तार जुड़े हो सकते हैं और लखनऊ से महज 80 किलोमीटर दूर हम रायबरेली से बात कर रहे हैं, क्योंकि रायबरेली इसलिए संदिग्ध हो जाता है कि रायबरेली में भी काफी ज्यादा एक अलग किस्म के लोग हैं और उसको लेकर के अगर बात करें तो मुस्लिम माहौल एरियो में मॉनिटर किया जा रहा है। होटलों में रायबरेली एसपी पूरी टीम, प्रशासनिक टीम, एडिशनल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, डीएम या जितने भी डीएम प्रशासन, जितने भी प्रशासनिक टीम है, रात से आईबीसी 24 लगातार फील्ड पे था। आईबीसी 24 भी एक एक कवरेज, एक एक फुटेज लगातार हम लोग भी कलेक्ट कर रहे हैं और मॉनिटर करते हुए हम होटल में जा रहे हैं। हम भी पुलिस के साथ या और भी जो चीजें हैं उनको भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रात को लगभग 1-1:30 बजे तक आईबीसी की टीम लगातार फील्ड पर रही है। उसके बाद हम लोगों ने कवरेज किया। सुबह होते हम लोग फिर फील्ड पे हैं और हम एक एक कवरेज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कई से कुछ ऐसे संदिग्ध मामले और हर एक जिले के एसपी डीएम का अनुरोध है कि ऐसी कोई चीज संदिग्ध व्यक्ति या कोई ऐसी संदिग्ध सामान आपको अगर कहीं दिखाई देता है तो लोकल पुलिस या लोकल प्रशासनिक को आप जरूर इन्फॉर्म करें ताकि ऐसी घटना हमारे आपके आसपास ना हो पाए। लेकिन मंसूबा जो इनका मंसूबा था वो कुछ हद तक ये आतंकवादी दिल्ली लाल किले में जिस तरीके से अटैक किया गया अखंड, उसको लेकर के अपने जो इनका मकसद था उस मकसद में थोड़ा सा कामयाब है वो जरूर है। लेकिन हम एक ऐसे विकसित और एक ऐसे देश में है कि हमारे पास हर एक संसाधन है और अब तक मैं 24 घंटे भी नहीं बीते, 12 घंटे के अंदर हम लोग तय तक पहुंचे और आने वाले समय में हम इसकी एकदम और जड़ तक जाएंगे और इनके जो भी आका है उनको सलाखों के पीछे और इनके जो कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी पार्टी का अगर बात करें तो आज बिहार में लास्ट चरण उनका अपना मतदान है, एक वहां पे वोटिंग हो रही है और उसको लेकर के वहां के जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तेजस्वी, या अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से अब हर एक नेताओं के भी बयान आना शुरू हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगा अखंड, 2 मिनट समय और लूंगा क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में अटैक हुआ, क्या धीरेन्द्र शास्त्री की मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से हिंदू पद जोड़ो पद यात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन उन्होंने स्टार्ट करी 7 से लेकर 16 नवंबर, क्या इसको लेकर के भी ये अटैक देखा जा सकता है कि या हिंदुओं को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, क्या ये ब्लास्ट गाजियाबाद में जिस तरीके से एक्सप्लोसिव पकड़ा गया इतनी भारी मात्रा में, क्या उससे भी कनेक्टेड हो सकता है? क्या ऐसे हिंदू संगठनों को रोकने के लिए जो आतंकवादी है क्या ये भी कर सकते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उससे बयान दिया है धीरेन्द्र शास्त्री का जो पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के, और ऐसे तमाम सारे हिंदू धर्म के जो अपने उनके अनुयायी हैं या जो उनके प्रचारक हैं वो भी लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व के ऊपर बड़ा खतरा है, उसको लेकर के लगातार ये बयान जारी है। क्या इसको रोकने के लिए, ये पदयात्रा रोकने के लिए ये अटैक किया गया है? ये बड़ा सवाल और बड़ा क्वेश्चन मार्क है अखंड, और इसमें लगातार सरगर्मियां तेज है और चाक चौबंद व्यवस्थाएं हर जिले में देखने को मिल रही है अखंड। उसके लेकर के हर एक जिले का प्रशासनिक अमला अलर्ट है और आगे भी अलर्ट रहेगा, ऐसे बयान है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि देखिए अभी तो ये ब्लास्ट हुआ है और एक के बाद एक कड़ी जोड़ी जा रही है। इसके पीछे क्या निकल करके सामने आता है, कौन इनके निशाने पर था, इसके लिए साजिश रची जा रही थी, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा क्यों किया जा रहा था, ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी सवाल बने हुए हैं और इसका उत्तर आगे चल के जांच एजेंसी जरूर देंगी। लेकिन शायद एक भारी मात्रा में जो विस्फोटक कहीं ना कहीं रखा गया था तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस को और हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस को कि एक बड़ी चीज, एक बड़ी घटना कल बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था और शाम एक जगह पर ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एक बड़ी घटना को अंजाम ये लोग देने की तैयारी में थे और शायद यही कारण है कि जल्दबाजी में ये घटना घटित हुई है और तमाम ऐसे जहां पर इस तरीके से लोग एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। अगर
साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। आदर्श, क्या हालात है हरदोई में, किस तरीके से पुलिस मैदान में अपील उतरी हुई है? अगर आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद दिल्ली विस्फोट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे यूपी में हाई अलर्ट कर रखा है। वही हाई अलर्ट के हरदोई जनपद में यहाँ के जो कप्तान साहब हरदोई जनपद के अशोक कुमार मीणा जी है, इन्होंने कल ही हरदोई जनपद को पूरा हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और खुद वो स्वयं जाकर चाहे रेलवे प्लेटफार्म हो, चाहे रोडवे पर खड्डा हो और चाहे कोई भी चौराहा हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हरदोई के कप्तान ने चेकिंग न की हो। और यहाँ पर जो हाई अलर्ट की हम बात करें तो इस समय पियानी चुंगी पर खड़े हैं। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, यहाँ सभी गाड़ियों को रोक कर चेक किया जा रहा है और चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, लेकिन उन गाड़ियों को रोक कर उनकी जो डिग्गियों की तलाशी ली जा रही है। ये ऐसा तो नहीं जो दिल्ली में विस्फोट हुआ या हरदोई में भी वैसी वहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस काफी अलर्ट मोड पर चल रही है दिल्ली विस्फोट को लेकर। जी अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब्दुल्ला हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। अब्दुल्ला, क्या हालात है मुरादाबाद में, क्योंकि जिस तरीके से नेटवर्क का कनेक्शन कहें, आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश से देखा जा रहा है, मुरादाबाद में किस तरीके के हालात है, किस तरीके से वहां पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है? जी सर, बिल्कुल आपको बता दें, मुरादाबाद दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मुरादाबाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था। यहीं आने जाने वाले उत्तराखंड के रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। बैरिकेडिंग करने के बाद सारे थाना क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया था। सभी जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। रात्रि में मुरादाबाद के जो रेंज डीआईजी मुनीर राज है, वो खुद मैदान में उतरे थे और जाकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे जैसे इलाकों में उन्होंने फुट पेट्रोलिंग की है। उनके साथ भारी पुलिस बल तैनात देखने को मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अब्दुल्ला। अमरोहा से हमारे साथ शहनवाज जुड़ गए। शहनवाज, अमरोहा के 2 लोगों की जान लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो ब्लास्ट हुआ उसमें चली गई और कहीं ना कहीं शव रखकर प्रदर्शन की बात निकल करके सामने आ रही है। किस तरीके के हालात अमरोहा में है, क्योंकि यूपी से 4 लोगों की जान चली गई है, 2 अमरोहा से है, एक शामली से है, एक श्रावस्ती से और करीब 3 लोग घायल जा रहे हैं, जिसमें एक देवरिया का भी एक युवक है। तो कहीं ना कहीं अमरोहा के हालात क्या, किस तरीके की चीजें अमरोहा में देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है जो जिस व्यक्ति की मौत हुई है इस ब्लास्ट में? अमरोहा पुलिस प्रशासन भी जो है वो लगातार सख्त मोड पर दिखाई दे रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो जो मृतक के जो परिजन हैं, उन्होंने जो है शव को जो है रोड पर रखकर जाम लगाया है, जिसके बाद जो है उन्होंने जो है अपनी मांगे पूरी रखी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें जो है सरकारी जो नौकरी है, उनको सरकारी नौकरी भी दिलाई जाए और उनके साथ साथ जो परिवार के जो मृतक है उनको जो है उनको जो धनराशि भी दिया जाए। लगातार सरकार से मदद की भी गुहार लगाई जा रही है और प्रशासन लगातार वहां पर मौजूद है। जनपद अमरोहा अमित कुमार आनंद जो है एसपी, वो लगातार जो है सतर्क दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है मेट्रो स्टेशन और स्टेशन पे भी लगातार जो है वो खुद अपनी जो पुलिस फोर्स के साथ देखभाल कर रहे हैं। हालांकि कहीं ऐसी कोई चूक ना हो जाए, जो भी संदिग्ध वाहन है उनको लगातार चेक किया जा रहा है। छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, हर वाहन जो है जो चेकिंग करके निकाल रहे हैं और लगातार इस घटना से जो है पूरे क्षेत्र में जो है मातम पसरा हुआ है। गांव के सभी लोगों की जो आंखें हैं वो नम दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये 2 मौतें जो है वो बड़ी दर्दनाक मौतें हुई हैं और इस मौत से जो है दोनों इन हादसों से जो है पूरे क्षेत्र में गम का माहौल बना हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज। ये किसी के लिए भी बहुत दुखदाई समय है, पीड़ा का समय है, क्योंकि किसी की मौत इस तरीके से असमय होना, वो भी ब्लास्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन, भले अभी इस तरीके की चीजें निकल करके सामने नहीं आ रही है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से कड़ियां जुड़ रही है वो साफ तौर पर इंडिकेट कर रही है कि एक बड़ी आतंकी साजिश थी जो कल दिल्ली में देखने को मिली है लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। अभिषेक, काशी, मथुरा, अयोध्या पे भी कहीं ना कहीं हाई अलर्ट है, क्योंकि ये कभी भी खबर आती है तो साफ तौर पर ये निशाने पर रहते हैं आतंकियों के। वहां पर किस तरीके के हालात है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये अगर हम बात करें पहले वाराणसी की, तो वाराणसी में भी पुलिस बिल्कुल बिल्कुल सतर्क हो गई है। जिस तरीके से कल शाम को गतिविधि दिल्ली में देखी गई, उसके बाद ही बनारस और भदोही, जौनपुर से जो सटे बॉर्डर थे उसको कहीं ना कहीं अब निगरानी के संदेश से देखा जा रहा है। और हम बात करें उसी के साथ साथ भदोही की, तो भदोही में भी बिल्कुल व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं और
कल शाम से ही पुलिस हर चौराहों पर, हर स्टेशनों पर गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। जो इलाकों के क्षेत्राधिकारी हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, वो भी जाकर के बिल्कुल मुस्तैद हैं। हर थानों की जो पुलिस है वह जो जिले के बॉर्डर है, जैसे कि भदोही से सटा हुआ अगर हम बॉर्डर की बात करें तो वाराणसी है, वाराणसी के बाद जौनपुर है, जौनपुर के बाद प्रयागराज है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो जो नेशनल हाईवे है वह वाराणसी से लेकर के प्रयागराज को जाने वाला जो हाईवे है वो भदोही से होकर के जाता है। इस हाईवे पर भी जो चेकिंग अभियान है यह बिल्कुल तेजी से हो रही है। कल रात से ही यहाँ सभी वाहनों की पूर्णतः जो है कि चेकिंग की जा रही है। उसमें जो भी व्यक्ति जा रहे हैं उन पर कोई आशंका तो नहीं है। ऐसे अगर कोई गतिविधि होते हैं तो कैसे रोका जा सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ज्ञानपुर के विधानसभा क्षेत्र में जो स्टेशन है, जैसे कि ज्ञानपुर रोड स्टेशन, भदोही रेलवे स्टेशन, भदोही रेलवे स्टेशन पर भी आरपीएफ और पुलिस बल तैनात रही और जो भी यात्री ट्रेन से सफर कर रहे हैं उनकी भी बिल्कुल जो जांच होनी चाहिए वो जांच होकर के ही उनको भेजा जा रहा है। जी अखंड। हाँ बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि कहीं ना कहीं अलर्ट है और निशाने पे अक्सर काशी, मथुरा या फिर अयोध्या रहता ही है, इसलिए विशेष सतर्कता वहां पर बरती जा रही है, जिसका अभिषेक ने जिक्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। पवन हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। पवन, काशी के बाद अयोध्या और मथुरा कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर रहता है, तो वहां पर किस तरीके के हालात है और किस तरीके की व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल अखंड, मैं आपको बताना चाहूँगा बम ब्लास्ट के बाद से ही जो मथुरा में जो जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन पर जो पुलिस की चौकसी है वो लगातार रात से ही बढ़ा दी गई है और डीएम और एसएसपी इसकी रात से ही इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनका भ्रमण कर रहे हैं। अगर हम बात तिराहे और चौराहों की करें तो इतना फोर्स लगा दिया गया है कि पर्याप्त फोर्स है, जिससे कि वहां से जो भी गाड़ियां हैं, गुजरने वाली गाड़ियां हैं, सभी की चेकिंग की जा रही है, जिससे कि जो मादक पदार्थ है वो गाड़ियों में ना ले जाए जा सके। क्योंकि आपको पता है जन्म स्थान का मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है, तो जन्म स्थान को देखते हुए वहां पे जो अतिरिक्त फोर्स है वो वहां पर तैनात कर दी गई है और जितने भी होटल हैं या गेस्ट हाउस है उनकी बारीकी से चेकिंग की जा रही है। उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, पुलिस चौकी क्षेत्र हैं, वहां के जो थाना प्रभारी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और अपने क्षेत्रों में गश्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे कि जो अप्रिय घटना लाल किले पे हुई है वो यूपी में ना घटित हो। यूपी में रात को ही पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया था और डीएम और एसएसपी जो रात को लाल किले पर जो घटना हुई थी उसके बाद से पूरे यहाँ पर सतर्क नजर आ रहे हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद है और जो भी बाहर से आ रही हैं गाड़ियां, जो भी लोग संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे कि जो घटना लाल किले पे घटित हुई है वो मथुरा में दोबारा ना दोहराई जाए। इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो निगरानी है वो लगातार बनी हुई है। अब पवन, सबसे बड़ी बात है कि देखिए मथुरा में लगातार जो होते हैं ना कि श्रद्धालु पहुंचे रहते हैं और बड़ी भीड़ होती है वहां पर, और जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक मामला कोर्ट में भी है, तो एक लिहाज से वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है पूरा का पूरा मामला, और मथुरा सेंसिटिव रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम जगहों पर देखा जाता है, क्योंकि आतंकी मॉड्यूल की बात की जाए, आतंकवादियों की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये चाहे किराए के मकान में लेकर रहते हैं या फिर होटलों में और होटलों में आकर के रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो क्या अभियान जो चलाया जा रहा है सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ उन तमाम होटलों पर भी चलाया जा रहा है क्या, जहां पर लोग आकर के ठहरते हैं, रुकते हैं, क्योंकि मथुरा भी सेंसिटिव प्लेस है, तो कहीं ना कहीं होटलों पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके का होटल? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा होटल में पुलिस के द्वारा वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। सभी जो भी वहाँ गेस्ट रुके हुए हैं सभी का परिचय, आधार कार्ड, सब चीज़ हर किसी का चेक किया जा रहा है, जिससे भी जो भी संदिग्ध उनको दिखाई दे रहा है उसको अपनी हिरासत में लेने का भी काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर आपने बिल्कुल अखंड सही बात कही है कि कुछ लोग वहाँ किराए के मकानों में रहते हैं, कुछ लोग होटलों में जाके रुकते हैं। तो इसी तरीके से जो संवेदनशील इलाका है, जन्मस्थान के आसपास के जो होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, सभी में रात से लगातार पुलिस अपनी जो चौकसी है, नजर है वो बनाए हुए है और लगातार वहां पे जाके जो भी लोग रुके हुए हैं उनके आधार कार्ड, उनके आईडी जो है प्रूफ है उनको चेक किया जा रहा है, जिससे कि बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि भाग्य बिहारी हो, चाहे वो जन्मस्थान हो, चाहे द्वारकाधीश हो, लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ का जो तांता है वो लगातार दिन पे दिन यहाँ मथुरा में देखा जाता है। उसी को देखते हुए पर्याप्त जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगा दी गई है। जन्मस्थान की अगर सुरक्षा की हम बात करें तो जन्मस्थान पे पीएससी के साथ साथ जो आरपीएफ है, आरपीएफ के साथ और जो ब्लैक कमांडो है वो भी इस समय जन्मस्थान की सुरक्षा में लगे हुए हैं और जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उन सब पे नजर बनाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल पवन, क्योंकि देखिए जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं कल के बाद, क्योंकि जैसे ही खबर मिली कि
इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा कैसे हुआ। ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन शाम होते होते जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, कहीं ना कहीं ये इस सुरक्षा को लेकर के जो तमाम एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो, सभी राज्यों की पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। और खास तौर से मथुरा, काशी और अयोध्या में पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हालात है संभल में, क्योंकि इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है और रेड अलर्ट है। ये कहिए अलर्ट ही नहीं है, रेड अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से कनेक्शन उत्तर प्रदेश का निकल करके सामने आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले गिरफ्तारी होती है सहारनपुर से और उसके बाद लखनऊ के लालबाग के रहने वाली शाहीन शहीद की भी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं इसको और बल मिलता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं नेटवर्क जो आतंकियों का है वो बहुत बड़ा हुआ नजर आ रहा है। संभल में किस तरीके के हालात है और किस तरीके के अभियान पुलिस के द्वारा वहां पर चलाए जा रहे हैं अनिल? जी अखंड, अगर संभल की बात करें तो जैसा आपको भी पता है, संभल हमेशा संवेदनशील जनपदों में संभल की गिनती आती है। और जैसे ही एक घटना सामने आती है विस्फोट की लाल किले पर, उसके थोड़ी देर बाद ही जो संभल पुलिस प्रशासन ने डीएम राजेंद्र पैसिया और कृष्ण कुमार बिश्नोई अपने आला अफसरों के साथ में निकलते हैं और जो संवेदनशील इलाके हैं, जो हिंसा के इलाके हैं जनपद पूरे संभल के, सभी में फ्लैग मार्च निकालते हैं, जिससे कि कोई वो और ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं रही। और अगर कोई संदिग्ध है तो उसकी गिरफ्तारी करके उससे पूछताछ की जा रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। देर रात तक फ्लैग मार्च निकाला गया। जगह जगह पुलिस प्रशासन को इकट्ठा किया गया और अखंड जो जनपद संभल की जो सीमाएं हैं उन सभी को सील कर दिया गया है। हर सीमा पर पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार संभल में जारी है। और वहीं पर जो शाही जामा मस्जिद है, जो कि विवादित स्थल है, वहां पर भी पुलिस की सख्ताई और प्रशासनिक अमला वहां पर बढ़ा दिया गया है। काफी संख्या में पुलिस फोर्स जामा मस्जिद पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि अखंड आपको पता है संभल एक ऐसा जनपद है जहां पर बीच बीच में एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है और यहाँ से आतंकवादी संगठन के सदस्य यहाँ से गिरफ्तार होकर गई हैं। शारिक टाटा जैसे काफी आतंकवादी और जो सदस्य हैं वो भी यहाँ से संभल से गिरफ्तारी हुई है। तो अगर इस चीज को देखें तो संभल जो है अति संवेदनशील जगह पर है और वहीं इस तरह का पुलिस को एक तरह से टारगेट है, चुनौती है अखंड। अब बिल्कुल टारगेट और चुनौती इसलिए है क्योंकि देखिए इस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक अगर बरामद होता है तो कोई एक दिन की तैयारी तो होगी नहीं, इसके लिए पहले से तैयारी की जा रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में एक तैनात डॉक्टर वहां पर इस्तीफा देता है और सहारनपुर आकर प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वहां से गिरफ्तारी होती है और उसकी गिरफ्तारी के बाद से धीरे धीरे करके एक के बाद एक चीजें निकल करके सामने आती हैं और उसी के बाद बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होता है उसकी निशानदेही में। क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि उससे पूछताछ के बाद ही एक करके जो आतंकी मॉड्यूल है, जो कहते हैं आतंकियों के जो सहयोगी हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जो डॉक्टर उमर है, जो बताया जा रहा है कि जब ये कार में ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त वो मौजूद था, जिसको पुलिस सुबह से ही तलाश कर रही थी उसके लिए। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि डर के चक्कर में शायद या जल्दबाजी में या फिर जो उसके अंदर सामान रखा था उसे कहीं और पहुंचाने ठिकाने लगाने के लिए वो निकला था, जिसमें कहीं ना कहीं ये पूरी घटना है। तो अब देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जो एजेंसियां हैं वो किस तरीके से इस मामले का खुलासा करती है, क्योंकि किसी भी आतंकी संगठन ने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में बड़ी चुनौती है जांच एजेंसी के लिए कि किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। और जैसा कि अनिल बता रहे हैं कि कई लोगों को संभल से पहले भी गिरफ्तार किया गया है, आतंकी कनेक्शन के चक्कर में एनआईए ने भी अरेस्ट किया है, तो वहां पर भी एजेंसियों की बढ़ जाती है क्योंकि नजर बनाए रखना है। और वहां पर विवादित ऑलरेडी एक पहले से ही एक विवादित मामला चल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीजें निकल करके सामने में भी किसी दूसरी तरीके की या कोई से जुड़ा अब जांच एजेंसी कदम आगे बढ़ा रही है और ऐसे तमाम इलाकों में दबिश दे रही है, बल्कि वहां पर ऐसे लोगों को के लिए, धरपकड़ करने के लिए, उनके कनेक्शन को खंगालने के लिए एक एक करके वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। संभल भी अपने आप में सेंसिटिव इलाका है। आकाश हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से?
अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर पीलीभीत के एसपी अभिषेक यादव जो हैं वो सतर्क दिख रहे हैं और लगातार जो जहां पर स्टेशन है, रोडवेज बस है और सभी स्थानों पर वाहन चेकिंग करके अभियान चलाया जा रहा है, जिससे गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। और बात की जाए पीलीभीत में पूरी तरीके के सतर्कता बरती जा रही है, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं होगी। इसको लेकर एसपी अभिषेक यादव ने सभी अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दे दिए हैं। और जिस तरीके से पीलीभीत में भी यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है और रात में भी इस घटना को बाद में एसपी ने तुरंत स्टेशन और कई रोडवेज बस स्टैंडों पर भी निरीक्षण किया है। लगातार हर जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं और जो स्थानीय संदिग्ध लग रहे हैं, ये जिस व्यक्ति संदिग्ध दिख रहा है तो उसे उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन। बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। भी तो चाहे चाहे आपका अमरोहा फिर कोई भी इलाका हो, कोई भी जिला हो, पूरी तरीके से देखी जा रही, क्योंकि जिसके बाद पूरी तरीके से चौकन्नी नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इमरान, बिजनौर में क्या हालात है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन तमाम जगहों पर इस तरीके की खबरें आई हैं कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बाजार हो, सार्वजनिक स्थल हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बिजनौर के क्या हालात है, किस तरीके के कदम पुलिस द्वारा वहां पर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अखंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से रात जो है दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसको देखते हुए एसपी अभिषेक झा ने आनंद फानन में एक मीटिंग बिठाई और सभी अधिकारियों को और थाना इंचार्जों को सबको ऑफिस में बुला करके एक मीटिंग की और उसके बाद जो है सभी होटल और रेलवे स्टेशन, वो बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो है चेकिंग अभियान चलाया, जिसको लेकर के जो है हर सर्किल का सीओ और इंस्पेक्टर खुद जा करके जो है क्षेत्रों में जो है चेकिंग की। और उसके बाद अभी भी जो आने जाने वाले रोड है, जो उत्तराखंड की सीमा पे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, वो भी संगीनता से जो है चेकिंग कर रहे हैं। और उसके बावजूद जो है अभिषेक झा का साफ तौर से कहना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो कि संदिग्ध हो और वो छूट जाए। और इसके लेकर के जो है ट्रैफिक पुलिस को भी साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं, वो भी हर आने वाली गाड़ियों को जो है चेक किए जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, क्योंकि हर एक एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां, और अब किसी भी मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, चाहे वो छोटा से छोटा ही मामला क्यों। सबसे बड़ी बात है, कल जिस तरीके से पहले विस्फोटक बरामद होने की खबर आई थी और देर शाम होते होते एक बड़ा विस्फोट हुआ, उसमें 9 लोगों की जान चली गई, इतने लोग घायल हो गए। उसकी जिन लोगों ने इस हादसे को देखा या फिर उसकी आवाज सुनी, उन्हें लगा शायद वो उनकी जिंदगी की वो आखिरी शाम हो। वो लोग डर गए, सहम गए और हालात जो नजारे हैं शायद उसको बताना भी अपने आप में कहीं ना कहीं उस समय जो स्थितियां होंगी वहां पर वो कितनी दर्दनाक होंगी, कितनी भयावह होंगी, वो साफ तौर पर देखी जा सकती थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना नहीं है जहां पर पूरी सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हो। हर एक अधिकारी, क्योंकि बड़ा हादसा शायद कोई चीज बता करके नहीं आता, लेकिन जब कल घटना हुई है उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी घटना के पीछे किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ जरूर है। हमारी एजेंसी इसका खुलासा करेंगी, कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात हो। बताएं जल्द से जल्द। बिल्कुल अगर और देखने की बात यह है कि जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद भी अभी जिला अस्पताल में जो है यहाँ पर जो है कोई सुरक्षा के मद्देनजर भी कोई चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा है। सुरक्षा के जिला अस्पताल में भी एक ऐसी जगह होती है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है और कोई भी बाहर का अनजान आदमी भी आ जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, कोई डिटेक्टिव मीटर नहीं है और उसके बाद भी सब लोग ऐसे ही नॉर्मल की तौर पे आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि ये जिला अस्पताल भी है और साथ ही साथ जिला अस्पताल के साथ एक मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर साथ ही साथ बन रहा है, चलाया जा रहा है। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, अगर ऐसा है तो पुलिस को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसी प्लेस नहीं छोड़नी चाहिए जहां पर भारी भीड़ हो, क्योंकि देखिए आतंकी या आतंकवादी किसी ऐसी जगह कोई निशाना बनाते हैं जहां पर एक धमाके से कई लोगों की जान चली जाए। शायद इसलिए किसी भी जगह को छोड़ना मुफीद नहीं होगा और कम से कम ऐसे लोगों को ऐसी प्लेसेस पर कहीं ना कहीं
विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आपको बता दें कि अब जांच एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर और एक के बाद एक जगहों पर छापेमारी जारी है। लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। ऐसे तमाम इलाके हैं जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। राजधानी में गया है, मड़ियाऊ इलाके में पकड़ा गया है। फिर से एक बार अभी भी लगातार एटीएस छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है, क्योंकि नेटवर्क जिस तरीके से इस आतंकी नेटवर्क कनेक्शन में लखनऊ का लिंक सामने आया है और जिस तरीके से आरएसएस मुख्यालय जो लखनऊ का है उसकी रेकी की गई थी, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि दिल्ली हो या फिर लखनऊ हो, उसके तार कहीं ना कहीं लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए जो डीजीपी हैं राजीव कृष्णा, उन्होंने भी अधिकारी को निर्देशित किया कि फील्ड पर उतरें और तमाम जगहों पर न सिर्फ चेकिंग अभियान चलाएं बल्कि जो भी संदिग्ध हो उससे जरूर पूछताछ करें। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।